नमस्कार, मैं श्रीकांत आपके साथ। आप देख रहे ट्रांसपोर्ट इमेज। नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। भारत ही नहीं, अयोध्या की परंपरा विदेशों में भी हो रही है स्थापित। हस्तिनापुर में हुई खुदाई से पहले मिले महाभारत कालीन के तथ्य। रोहित शर्मा से नाराज पूर्व चयनकर्ता बोले, बांग्लादेश की जीत थाली में परोसकर दे दी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन सकती है माकपा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। गंगा बड़ी गोदावरी ना तीर्थराज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम रहीम अवतार। 500 सालों से लंबे संघर्षों और हजारों राम भक्तों के बलिदानों के बाद आखिरकार राम नगरी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर निर्माण की झलक पाने और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए देश ही नहीं विदेश तक के श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। यहाँ पहुंचा हर राम भक्त मंदिर निर्माण की प्रगति से रूबरू होकर अपने आराध्य के दर्शन पूजन कर आनंदित होता है। लेकिन आज हम एक ऐसे राम भक्त के बारे में बात करने जा रहे हैं जो देश ही नहीं विदेश से चलकर अयोध्या पहुंचे और हनुमानगढ़ी कनक भवन और रामलला समेत मां सरयू का दर्शन पूजन किया। साथ ही मंदिर निर्माण की प्रगति से रूबरू हुए। दरअसल हम बात कर रहे हैं मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन की, जो अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे हुए थे। यहाँ पहुंचने के बाद राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन ने न सिर्फ अयोध्या में चल रही विकास योजनाओं का तारीफ की है, बल्कि इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की तारीफ भी की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब सब भगवान राम की कृपा से संभव होता है। सनातन धर्म हम सभी को एक रहने की शिक्षा देता है। अगर आप महाभारत कालीन इतिहास से रूबरू होना चाहते हैं तो देखना चाहते हैं कि पुरातत्व विभाग द्वारा अब तक की गई खुदाई में ऐसा क्या क्या हासिल हुआ है जिसमें पौराणिक इतिहास के तथ्यों के बारे में पता चल सके। तो आप सभी के लिए चौधरी शरण सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा विश्व धरोहर दिवस पर लगाई गई साप्ताहिक प्रदर्शनी देखने लायक है, जहां आप हस्तिनापुर की खुदाई से मिले विभिन्न ऐसे तथ्यों को चित्रों के माध्यम से देख पाएंगे जो कि हजारों सालों की सभ्यता को दर्शाता है। हजारों साल की सभ्यता के बारे में हस्तिनापुर में जब भी खुदाई की जाती है तो कुछ ना कुछ ऐसे तथ्य देखने को मिलते हैं जो पौराणिक इतिहास में वर्णन है। कुछ इसी तरह के तथ्य हस्तिनापुर में पांडव तिलतहित सहित आसपास के क्षेत्र में भी की गई खुदाई से मिले मिट्टी के बर्तन, तलवार जैसी चीज़ें भी देखने को मिली है, जो कि काफ़ी रोचक हैं। इनमें भी प्रदर्शनी में लगाया गया है और पुरातत्व विभाग ने अपने म्यूजियम में हस्तिनापुर में मिली सभी वस्तुओं को संजोया है, लेकिन युवा इसका अवलोकन कर सके इसलिए सभी वस्तुओं के चित्र को उकेरा भी गया है। चित्रों के माध्यम से आप उन सभी वस्तुओं को देख सकते हैं जो अब तक की खुदाई में मिली हुई है। भारत को बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। वहीं बांग्लादेश की टीम ने आखिरी विकेट के लिए
कुल 51 रन की साझेदारी की थी, जिसमें मेहंदी हसन मिराज ने नाबाद 38 और मुस्तफिजुर रहमान ने नाबाद 10 रन की पारी खेली थी। हार के बाद भारत के पूर्व चयनकर्ता सबा करीम ने कप्तान रोहित शर्मा की रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। सबा करीम ने कहा है कि हम अगर आखिरी कुछ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो वह सही लेंथ पर नहीं की गई थी। रोहित शर्मा की भी कप्तानी पर भी कुछ सवाल है, उस पर भी बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी समझ से बाहर थी। जब बांग्लादेश के 9 विकेट गिर चुके थे तो वह आसानी से सिंगल और डबल भाग रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि जब बांग्लादेश आखिरी विकेट के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे तो भारतीय टीम संतुष्ट नजर आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि बांग्लादेश 50 रन भी नहीं बना पाएगी और वह इसे डिफेंड कर लेंगे, लेकिन अंतिम के ओवरों में सिंगल डबल लेना किसी भी भारतीय खिलाड़ी को परेशानी नहीं कर रहा था। रुद्रांश नामक 4 वर्षीय मासूम जो भोपाल के निशांतपुरा इलाके का रहने वाला है, वह पुलिस को अपना आदर्श मानता है और वह बड़ा होकर खुद सिंघम साहब बनना चाहता है। रुद्रांश ने अपने जन्मदिन पर अपने परिवार से यह जिद कर दी कि वह बिग सिंघम पुलिस के साथ ही अपना बर्थडे बनाएगा। घर वालों के मनाने के बावजूद जब वह नहीं माना तो उसके पिता उसे लेकर राजधानी भोपाल के थाना निशांतपुरा लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने थाना प्रभारी को अपने बेटे की जिद की बात पूरी बताई। इस बारे पर थाना में मौजूद थाना प्रभारी और समस्त स्टाफ के बच्चे के लिए तुरंत केक मंगवाया गया और धूमधाम से उसका बर्थडे मनाया गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में सफल किडनी ट्रांसप्लांट आज हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोमवार को पिता लालू यादव की सेहत को लेकर एक ट्वीट भी किया था। इस ट्वीट में उन्होंने जानकारी दी थी कि लालू प्रसाद का ऑपरेशन सफल रहा और ऑपरेशन सफल होने के बाद लालू प्रसाद को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। वहीं पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लालू जी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया, लालू जी की तबीयत बेहतर है और ये सबसे अच्छी बात है। नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव से भी लालू के स्वास्थ्य को लेकर बातचीत की गई है और डॉक्टरों ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, लालू जी जल्द ही स्वस्थ होकर ठीक होकर लौटेंगे। आपको बता दें कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ही ने ही अलग अलग एक साथ छात्र की राजनीति की शुरुआत की थी और दोनों ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी शामिल रहे थे। भले ही बिहार में राजनीतिक समीकरणों के अनुसार दोनों एक दूसरे के राजनीतिक तौर पर दूर पास होते रहते हैं, लेकिन निजी तौर पर दोनों के बीच बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता नजर आता है। बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार के दौरान भी नीतीश कुमार आरजेडी सुप्रीमो की सेहत का हाल चाल लेते रहते हैं। यूपी के सराहनपुर में पुराने स्कूटर और बाइक की मॉडिफाई कर माल ढोने वाले माल वाहन बना दिए गए हैं। यही नहीं, यह वाहन सड़कों पर बिना रोक टोक के फराटा फर रहे हैं। इन वाहनों की वजह से बाजारों में जाम की स्थिति बनी जा रही है। वहीं ऐसे वाहनों के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कानून को ताक पर रखकर ये वाहन ओवरलोड सामान भरकर बीच बाजार से होकर गुजरते हैं और इससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि गैर कानूनी रूप से चल रहे इन अवैध वाहनों से हादसे का भय बना रहता है। सराहनपुर में पुरानी मोटरसाइकिल और स्कूटर का प्रयोग कर बनाए गए अवैध जुगाड़ वाहन सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बेरोक टोक के चल रहे हैं। इन जुगाड़ वाहनों पर अवैध रूप से रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया, ईंट आदि भारी सामान का परिवहन किया जा रहा है।
इनके विरुद्ध न तो पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करता है और ना ही परिवहन विभाग इस पर कोई ध्यान दे रहा है। इनमें से अधिकतर वाहनों के रजिस्ट्रेशन का समय भी पूरा हो चुका है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपरी ने दुनिया की शीर्ष 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची जारी की है। इसमें से 3.3 अरब डॉलर की हथियारों की बिक्री के साथ HAL 42वें और 1.8 अरब डॉलर की बिक्री के साथ BEL 63वें स्थान पर है। दुनिया की 100 सबसे बड़ी आयुध फर्मों की हथियारों और सैन्य सेवाओं की बिक्री 2021 में 592 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो वास्तविक रूप से 2020 की तुलना में 1.9% अधिक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में 2 भारतीय रक्षा सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी शामिल है। HAL 3.3 अरब डॉलर की हथियारों की बिक्री के साथ 42वें स्थान पर और BEL 1.8 अरब डॉलर के साथ 63वें स्थान पर है और दोनों भारतीय फर्मों को भारत के सशस्त्र बलों से मिले 1.4 बिलियन डॉलर के प्रमुख ऑर्डरों की वजह से सूची में यह स्थान बना पाए हैं। हालांकि दोनों कंपनियों ने मिलकर पिछले साल 592 अरब डॉलर की वैश्विक हथियारों की बिक्री में महज 0.8% का योगदान दिया था। पश्चिम बंगाल में पंचायती राज से पहले एक बार फिर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा और कांग्रेस की नज़दीकियां बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में बंगाल में होने वाली कांग्रेस की यात्रा में माकपा ने हिस्सा बनने का आसार बनते दिख रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो यह केरल में माकपा द्वारा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अपनाए गए रुख के बिल्कुल विपरीत होगा। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष और लोकसभा के पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने माकपा को राज्य में आगामी 28 दिसंबर से शुरू होने वाली पैदल यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। इसी बीच माकपा के एक नेता के नाम न उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया गया है कि कांग्रेस का आमंत्रण मिलने पर निश्चित तौर पर उसमें शिरकत करने के बारे में सोचा जा सकता है। इसकी वजह से बंगाल में तृणमूल और भाजपा से मुकाबले के लिए माकपा कांग्रेस की एकजुटता जरूरी है। अगर माकपा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेती है तो यह पंचायत चुनाव सहित आसन्न या आगामी लोकसभा चुनाव में भी दोनों ही पार्टियों के बीच बेहतर तालमेल में मददगार साबित होगा। पश्चिम बंगाल को 2 हिस्सों में बांटकर पृथक उत्तर बंगाल राज्य को मान्यता दिए जाने की मांग पर आंदोलन तेज होता जा रहा है। इस मांग को लेकर कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी यानी KPP के आह्वान पर आज सुबह से 12 घंटे का रोल रोको आंदोलन शुरू किया गया। इसकी वजह से कई ट्रेनों की आवाजाही भी बाधित हुई है। हजारों की संख्या में रेल पटरी पर उतरे और लोगों ने मयानगुड़ी स्टेशन के आसपास रेल यातायात अवरुद्ध कर दिया। इसकी वजह से सियालदह आने वाली उड़ान डाउन कंचनजंगा एक्सप्रेस बीच रास्ते में अटकी हुई है। इसमें सवारी यात्री परेशान हैं। इसके अलावा कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी और मालदा में भी रेल पटरी पर बैठकर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों की आवाजाही रोक दी है, जिसकी वजह से कई लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनें अलग अलग जगहों पर रुकी हुई है। मंगलवार सुबह से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था, जिसकी वजह से कंचनजंगा एक्सप्रेस उसी समय से रुकी हुई है और जलपाईगुड़ी रोड पर अब ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस भी खड़ी है, जबकि धूपगढ़ी में डाउन अवध आसाम एक्सप्रेस को भी रोक दिया गया है। कुछ बिहार और मालदा से में भी इसी तरह के हालात हैं। स्टेशन के आसपास राजकीय रेल पुलिस की अतिरिक्त संख्या में तैनाती की गई और प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा।
वहीं संगठन ने 12 घंटे तक ट्रेन बंद रखने की घोषणा की है। प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में मोबाइल ले जाने पर बैन लगा दिया गया है और मंदिर प्रबंधन ने यह फैसला हाल ही में 2 सुरक्षा कर्मियों की ओर से वहां फिल्मी गाने पर बनाए गए वीडियो के सामने आने के बाद लिया है। आगामी 20 दिसंबर से उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और वहीं 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक नए साल की व्यवस्थाओं के चलते गर्भगृह में भी प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ भी मंदिर के प्रसादी के लड्डुओं की दर भी बढ़ा दी गई है और लड्डुओं की यह प्रसादी पहले 300 रुपये प्रति किलो मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 360 रुपये प्रति किलो किए जाने का निर्णय भी किया गया है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर मंदिर में लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बाद हाल ही में जैसे ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा रील्स बनाने का मामला सामने आया तो मंदिर प्रबंधन समिति ने यह कड़ा फैसला लिया है। मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि श्री महाकालेश्वर महालोक के बनने के बाद 5 दिसंबर को श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की पहली और महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। सिंह ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद 20 दिसंबर 2022 से श्री महाकाल मंदिर में मोबाइल और गैंग ले जाने पर प्रतिबंध किया गया है। इसके लिए लॉकर की सुविधा मंदिर के बाहर आगामी 15 दिनों के अंदर कर दी जाएगी और यह नियम मंदिर के पुजारियों और सुरक्षा कर्मियों पर भी लागू रहेगी। केरल में एक बार फिर छात्र संगठनों के बीच जमकर हिंसा हुई है। इस हिंसा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र इकाई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई की वायनाड जिले की संयुक्त सचिव अर्पणा गौरी घायल हो गई हैं। पुलिस के अनुसार 2 दिसंबर को वायनाड के मेपंदी में छात्रों के एक समूह ने अपर्णा पर हमला किया था। हमले के बाद घायल अपर्णा को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक रिपोर्ट मिल रही है कि घटना की जानकारी देते हुए मेपड्डी पुलिस ने बताया है कि इस मामले में हमले में एक पुलिस अधिकारी भी घायल हुआ है। वहीं पुलिस द्वारा हमले के आरोप में 5 छात्रों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया। साथ ही पुलिस ने आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच कर रही है। अपर्णा पर हमले बीते शुक्रवार को मेपंडी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास हुआ था और अपर्णा को हिंसक समूह से बचाने की कोशिश में जो पुलिस अधिकारी भी घायल हुआ और अपर्णा छात्र संघ चुनाव के लिए एसएफआई के प्रयासों को तेज करने के लिए मेपंडी पॉलिटेक्निक पहुंची थी और उन पर स्थानीय ड्रग माफियाओं के समर्थन में प्रतिद्वंदी राजनीतिक संगठन के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया था। दो नगर पालिका और 2 नगर पंचायत सीटों के लिए आरक्षण की सूची आते ही एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। अमेठी नगर पंचायत पिछली बार सामान्य सीट थी तो इस बार महिला खाते में चली गई, जबकि मुसाफिर खाना अनारक्षित होने के बावजूद अब इस बार भी अनारक्षित हो गई है। जायस नगर पालिका में थोड़ा बदलाव हुआ और अनुसूचित जाति की जगह अनुसूचित जाति महिला हो गई। वहीं महिला मुख्यालय गौरीगंज की सबसे हॉट सीट में शुमार हो गई है और गौरीगंज नगर पालिका सीट में बदलाव हुआ और ये आरक्षित महिला से आरक्षित सीट हो गई। अमेठी नगर पंचायत से चंद्रमा देवी नगर पंचायत अध्यक्ष थी, जबकि मुसाफिर खाना से ब्रजेश अग्रहरी चेयरमैन थे और पहली बार नगर पालिका बनी गौरीगंज से राष्ट्रपति चेयरमैन बनी थी और तो वहीं जायस नगर पालिका से महेश सोनकर नगर पालिका अध्यक्ष थे। 1 दिसंबर को वार्डों के आरक्षण की सूची जारी होने के बाद लोग अध्यक्ष पद के आरक्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे प्रत्याशियों की नज़र आरक्षण सूची पर टिकी हुई है। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने देर शाम अध्यक्ष पद की अटकलों को दूर करते हुए आरक्षण अधिसूचना सूची जारी कर दी।
भारतीय सुरक्षा बलों से बार बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पंजाब से सटे भारत पाक बॉर्डर पर पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए हेरोइन और हथियार की खेप को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश में जुटा है। इस बीच भारतीय सुरक्षा एजेंसी यानी बीएसएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से ड्रग्स लेकर आ रहे ड्रोन को मार गिराया है, जिसमें भारी मात्रा में हेरोइन के पैकेट बरामद हुए हैं। दरअसल पंजाब के भारत पाकिस्तान सीमा पर तरन तारण सेक्टर के पास पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन को सुबह बीएसएफ ने मार गिराया। इस ड्रोन से हेरोइन के पैकेट भी बरामद हुए हैं और पिछले एक महीने में भारत पाकिस्तान सीमा पर पंजाब जोन में से 8वीं बार ड्रोन को मार गिराया गया है, जिसमें नशीली पदार्थ भी बरामद हुए थे और हथियार भी बरामद हुए। ये सभी ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए थे और भारत में नशे और हथियार के खेप पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले भी तरन तारण जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से रविवार को एक ड्रोन और 3 किलोग्राम हेरोइन मिली थी और 3 दिसंबर को बीएसएफ के जवानों ने तकरीबन 25 किलोग्राम हेरोइन बरामद की थी, जिसे फाजिल्का जिले में पाकिस्तान के एक ड्रोन के जरिए गिराया गया था। ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े शहर थेसालोनिको में रोमा समुदाय के 16 वर्षीय किशोर को पुलिस द्वारा गोली मारने के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। किशोर पर आरोप था कि उसने एक गैस स्टेशन पर अपनी पिकअप ट्रक से गैस भरवाई और बिना भुगतान किए चला गया। गैस स्टेशन कर्मचारी ने बकाया बिल की सूचना अधिकारियों को दी, जिसके बाद मोटरसाइकिल गश्ती द्वारा के अधिकारियों ने इस लड़के के पिकअप ट्रक का पीछा किया। एक रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के बाद मध्य रात्रि से थेसालोनिको में वामपंथी और अराजकतावादी समूहों द्वारा आयोजित एक विरोध मार्च में लगभग 1500 लोगों ने हिस्सा लिया और विरोध से पहले सैकड़ों रोमा पुरुषों ने बैरिकेड्स लगा दिए। दरअसल अस्पताल के बाहर एक मुख्य सड़क को ब्लॉक भी कर दिया गया है। कुछ ने दुकानों में तोड़फोड़ मचाई और पुलिस पर मोलोटोव कॉकटेल फेंके। अस्पताल के बाहर बोतलें फेंक रहे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने भी स्टन ग्रेनेड और आंसू गैस के इस्तेमाल किए हैं। मार्च खत्म होने के बाद भी पुलिस ने 6 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में डीएपी खाद की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। खाद केंद्रों पर डीएपी खाद के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइनें लगाने के लिए मजबूर हैं। खाद केंद्र के बाहर प्रशासन की व्यवस्था के चलते किसानों को खाद लेने के लिए धक्का मुक्की तक करना पड़ रहा है, जिस पर किसानों को काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी तक बांधनी पड़ी। इसकी तस्वीर भी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि जिले में 2 दिनों से डीएपी खाद की उपलब्धता न होने के कारण किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जिले में डीएपी खाद की रैंक आने की वजह से कई खाद केंद्रों पर रात डीएपी बांटी जा रही थी, जहां किसान डीएपी खाद लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों पर खड़े हुए थे। शहर के गल्ला मंडी स्थित खाद केंद्र में किसान सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों पर खड़ा होकर खाद लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान प्रशासन के ढीले रवैये के चलते लाइनों में खड़े किसान बेकाबू हो गए और एक दूसरे को धक्का मुक्की देकर प्रशासन द्वारा खाद केंद्र के बाहर लगाए गए गेट को जबरन खोलकर अंदर घुस गए, जिससे पुलिस ने कई किसानों पर लाठियां भांजी हैं। आप देख रहे देश दुनिया की बड़ी खबरें। हमारे साथ आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे इसी प्रकार से बने रहें। नमस्कार।